एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने फिजन की बात कर लिया था। आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसके और प्रकारों की चर्चा करेंगे। तो उसमें अगला है मुकुलन। जिसको कलिका निर्माण भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बडिंग कहा जाता है। बच्चों, मुकुलन एक ऐसा अलैंगिक जनन है जिसमें जीव के शरीर पर या शरीर के अंदर क्या होता है, एक उभार बनता है और वही उभार बाद में बड की तरह व्यवहार करता है और बाद में यही बड शरीर से टूटकर अलग हो जाता है और एक संपूर्ण जीव का निर्माण विकसित होकर करता है। तो इसमें क्या होता है, शरीर पर एक उभार निकलता है, शरीर पर या शरीर के अंदर या अंदर उभार, जिसको आउटग्रोथ के नाम से भी जानते हैं, निकलता है, जिसे मुकुल या बड कहते हैं। और बच्चे यही बड क्या होगा, विकसित होगा और एक संपूर्ण जीव का निर्माण करेगा, नए जीव का निर्माण करेगा। जैसा कि मुकुलन में मैंने बताया, ये जो उभार होगा ये शरीर के अंदर बनेगा या शरीर के बाहर बनेगा। तो बच्चे क्या होता है, इस हिसाब से जो मुकुलन है वो दो प्रकार का हो जाता है। यदि जो बड है ये बड शरीर के अंदर बन रहा है तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बडिंग। और बच्चे यदि जो बड है वो शरीर के अंदर बन रहा है तब इसको बोलते हैं इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग को एक्सोजिनस बड के नाम से भी जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मैं आपको बताऊं, ईस्ट जो कि यूनिसेल्युलर है। ईस्ट को बच्चे हम सैक्रोमाइसिस के नाम से भी जानते हैं, इसका बॉटेनिकल नेम है। इसके अलावा हाइड्रा एटसेट्रा। इस प्रकार के बडिंग में शरीर पर उभार निकलेगा और वही उभार एक नए जीव का निर्माण करेगा शरीर से अलग होने के बाद। जैसे मैं ईस्ट की बात करूं तो ईस्ट में किस प्रकार की बडिंग होती है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लेते हैं ये ईस्ट का शरीर है और इसका ये है न्यूक्लियस। अब इसके शरीर पर एक छोटा सा ऐसे उभार निकलेगा। इस उभार में न्यूक्लियस का कुछ हिस्सा जाने लगेगा। बच्चे इस उभार को आउटग्रोथ बोलते हैं। ये पेरेंट सेल है। बाद में कैरियोकाइनेसिस जब कंप्लीट होगा तो ये कंप्लीट बड का निर्माण करेगा। अब ये हो गया बड। अब यही बड क्या होगा, टूटकर अलग होगा और एक नए जीव का निर्माण करेगा। यह है ईस्ट में बडिंग। बच्चों, अगर मैं हाइड्रा की बात करूं तो हाइड्रा एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसमें भी क्या होता है, बडिंग की प्रक्रिया होती है। हाइड्रा में हम बडिंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज कि ये हाइड्रा का शरीर है, इसके ये टेंटिकल्स हैं, अब इस शरीर पर क्या होगा, एक छोटा सा ऐसे उभार निकलेगा। यही उभार क्या होगा, विकसित होगा एक बेबी हाइड्रा में।
और ये है बेबी हाइड्रा। और यही क्या होगा, टूटकर अलग होगा और एक नए जीव का निर्माण करेगा। तो इस तरह से एक्सटर्नल बडिंग में कुछ ईस्ट में और हाइड्रा में हमने देखा किस तरह से ये बडिंग करते हैं। इंटरनल बडिंग कुछ स्पेशल केस में होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर स्पंज, जो पोरीफेरा संघ का सदस्य है, इसको स्पॉन्जिला कहा जाता है। स्पॉन्जिला, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें शरीर के अंदर अनेक बड बनते हैं और उन बड को कहा जाता है जिम्यूल। तो इसके अंदर जो बड बनेंगे उसको कहेंगे जिम्यूल। ये जिम्यूल कुछ इस तरह से शरीर के अंदर बनते हैं। मान लेते हैं ये स्पॉन्जिला की बॉडी है और ये इसका है बॉडी वॉल। तो इस तरह से क्या होगा कि इसके अंदर ऐसे बड का निर्माण होगा। ऐसे ढेर सारे बड का निर्माण होगा। अगर हम एक बड को जूम करें और देखें कि इसमें क्या क्या संरचनाएं दिखाई देती हैं, तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखेगा। बच्चे क्या होगा, इसमें बीच में कुछ कोशिकाओं के ऐसे समूह होंगे जिनको आर्कियोसाइट कहा जाता है। ये कोशिकाओं के समूह बहुत तेजी से विभाजन करने की क्षमता रखते हैं और ऐसे कोशिकाएं जो बहुत तेजी से विभाजन करने की क्षमता रखती हैं उनको टोटीपोटेंट सेल कहा जाता है और इस गुण को टोटीपोटेंसी कहा जाता है। टोटीपोटेंसी शब्द को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हैबरलैंड, उन्होंने दिया हुआ था। तो ये है टोटीपोटेंट सेल जिसको हम आर्कियोसाइट कहते हैं। अब ये क्या होगा, ये बाहर से एक जिलेटिन के बने हुए आवरण से घिरा हुआ होता है। जिलेटिन मटेरियल होता है, इसके आवरण से घिरा होगा और यहां पर एक ऐसे ओपनिंग होगी, एक ऐसे यहां पे ओपनिंग होगी। इस ओपनिंग को कहा जाता है माइक्रोपाइल। ये जिलेटिन का बना हुआ आवरण है और इस आवरण में क्या होगा, कुछ ऐसे कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाएंगी जो कि सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ये कांटेनुमा जो संरचना होती है इस बड को सुरक्षा प्रदान करती है। ये इन कांटों को बोलते हैं स्पिक्यूल्स। ये कोशिकाओं के जो गुच्छे हैं इनको बोलेंगे आर्कियोसाइट्स। और ये जिलेटिनस कवरिंग है। ये इनको सूखने से बचाता है। तो इस तरह से ये बड का एक स्ट्रक्चर है, जिम्यूल का एक स्ट्रक्चर है। क्या होता है कि ये बड यहाँ से टूट टूट कर शरीर से बाहर ये निकलते रहते हैं और कहीं एक स्थान पर जमा हो जाते हैं और वहाँ पर विकसित होकर एक संपूर्ण जीव का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये है बडिंग की प्रक्रिया। अब हम अगले टाइप की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन, जिसको खंडन कहा जाता है। खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन। खंडन में क्या होता है कि इसमें कोई भी जीव वो एक्सीडेंटली किसी कारणवश टूट जाता है कई पीसेज में और हर एक पीस क्या होते हैं, एक नए जीव की तरह व्यवहार करते हैं, विकसित होकर संपूर्ण जीव का निर्माण करते हैं। इसका एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा को पॉन्ड सिल्क कहा जाता है, ग्रीन एल्गी है। इसके अलावा प्लैनेरिया, स्टारफिश भी इसमें आ जाएगा।
प्लैनेरिया और स्टारफिश में फ्रेगमेंटेशन की एक स्पेशल घटना होती है जिसको रीजनरेशन कहते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। ध्यान दीजिए स्पायरोगायरा में किस तरह से खंडन होता है। सपोज ये स्पायरोगायरा का शरीर है, इसमें ये इसका क्लोरोप्लास्ट है। इसका क्लोरोप्लास्ट ऐसे स्पाइरल की तरह होता है, इसीलिए इसका नाम स्पायरोगायरा पड़ गया। किसी कारणवश ये 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाएगा। और हर एक खंड विकसित होंगे और विकसित होने के बाद क्या होगा, नए जीवधारी का निर्माण करेगा। तो इस तरह से यह है फ्रेगमेंटेशन। अगला टाइप है रीजनरेशन। पुनरुद्भवन या इसको पुनर्जनन भी कहा जाता है। रीजनरेशन पुनरुद्भवन की घटना होती है। इसमें शरीर क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक पीसेज में टूट जाएगा और टूटने के बाद हर एक पीस क्या होगा, उस पीस में कुछ अंग होंगे और कुछ अंग अनुपस्थित होंगे। तो जो अंग अनुपस्थित है वही अंग फिर से विकसित होंगे और एक संपूर्ण जीव का निर्माण करेंगे। ये पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल है प्लैनेरिया, स्टारफिश भी इसमें आ जाएगा और छिपकली यानी लिजर्ड। क्या होगा अगर हम प्लैनेरिया की बात करें तो मान लेते हैं प्लैनेरिया का शरीर है, ये शरीर कई पीस में कट गया। सपोज ये 2 पीस में कट गया और एक पीस ये है, दूसरा पीस ये है। इसमें ये पूरा ऐसे विकसित होगा और संपूर्ण प्लैनेरिया बनाएगा, ये भी विकसित होगा और संपूर्ण प्लैनेरिया बनाएगा। तो इस तरह से अनुपस्थित अंग फिर से बन गए, ये नए प्लैनेरिया बन गए हैं। इसी तरह से स्टारफिश में भी होता है। अगर स्टारफिश की बात करें, इसमें शरीर का कोई हिस्सा टूट गया और टूटने के बाद क्या होगा, ये पीस फिर से विकसित करेगा और विकसित होने के बाद नए स्टारफिश का निर्माण करेगा। अगला टाइप है बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण, इसको स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरोलेशन के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों बीजाणु निर्माण क्या होता है, ये बीजाणु छोटे छोटे अति सूक्ष्म और माइक्रोस्कोपिक होते हैं जिनके चारों तरफ दीवार, पतली या मोटी दीवार होती है। इसमें क्या होती है, अंकुरित होकर संपूर्ण जीव निर्माण करने की क्षमता होती है। बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया कुछ मोनेरा में, प्रोटिस्टा में भी, फंजाई में और एल्गी में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें बीजाणु निर्माण फंजाई में, तो फंजाई में कुछ इस तरह से बीजाणु निर्माण होता है। हम एक फंजाई का सार एग्जाम्पल ले रहे हैं राइजोपस का। तो मान लेते हैं ये फंजाई की पूरी जाल है जिसको माइसीलियम कहते हैं। ये एक सिंगल मैं इसका हाइफी बना रहा हूँ। ये क्या होगा, इस हाइफी में साइटोप्लाज्म इकट्ठा होगा और इकट्ठा होने के बाद इसके टिप पर ये बल्ज निकल आएगा, ये कुछ फूल जाएगा और इसके टिप पर मौजूद जो केंद्रक होंगे कई पार्ट्स में बटेंगे। चारों तरफ क्या होगा, साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा और ढेर सारे बीजाणुओं को बना देगा। बाद में क्या होगा, ये जो स्पोरेंजियम है जिसके अंदर ये बीजाणु बन रहे हैं उसको स्पोरेंजियम कहा जाता है। तो ये स्पोरेंजियम फट जाएगा, ये सारे बीजाणु क्या होंगे, शरीर से बाहर मुक्त हो जाएंगे और जमीन पर अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करेंगे। तो ये है स्पोर राइजोपस में।
अमीबा में भी स्पोरुलेशन की घटना देखी जाती है। प्रतिकूल मौसम में अमीबा क्या करता है, अपने चारों ओर 2-3 टफ लेयर बना लेता है और इस लेयर बनाने की घटना को इंसिस्टेशन या इंसिस्टमेंट कहा जाता है। तो ये हो गया सिस्ट, और सिस्ट बनाने की घटना को इंसिस्टेशन। इसके अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद था ये कई पार्ट्स में टूट जाएगा, हर पार्ट्स के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा और अंदर ही अंदर ढेर सारे स्पोर बन जाएंगे। बाद में क्या होगा बच्चों, ये अनुकूल मौसम में सिस्ट टूटेगा, ये सारे स्पोर बाहर निकलेंगे और छोटे अमीबी को जन्म देंगे। बच्चों क्या होगा, इसका जो स्पोर होता है, इसको स्पोर को स्यूडोपोडियो स्पोर कहा जाता है। बच्चों स्पोर क्या होता है, कई टाइप का होता है। हम टाइप्स ऑफ स्पोर का जिक्र करते हैं। टाइप्स ऑफ स्पोर। स्पोर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक ऐसे स्पोर जिसमें फ्लैजला होंगे तो उनको चल बीजाणु कहेंगे, मोटाइल स्पोर। ये कुछ इस तरह से दिखते हैं क्योंकि इसमें फ्लैजला मौजूद है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स आदि। वहीं पर कुछ ऐसे स्पोर होते हैं जिनके पास फ्लैजला नहीं होगा और वो क्या कहलाएंगे, वो अचल बीजाणु कहलाते हैं। नॉन मोटाइल स्पोर्स। बच्चों अचल बीजाणु भी क्या होते हैं, विकसित होकर नए जीवधारी का जन्म देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अचल बीजाणु का पेनिसिलियम। पेनिसिलियम पेनिसिलियम एक फंजाई है जिससे हम पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक को प्राप्त किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इसमें क्या होता है कि इसका ये कोनिडियोफोर होता है। कोनिडियोफोर पर क्या होते हैं, ढेर सारे ऐसे नॉन मोटाइल या अचल बीजाणु बनते हैं और यही अचल बीजाणु टूटकर गिरकर नए जीवधारी को जन्म देते हैं। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं कोनिडिया। कोनिडिया एग्जाम्पल इसका पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम नोटेटम के नाम से जाना जाता है। स्पोर के और प्रकारों की चर्चा करते हैं। बच्चे क्या होगा, कुछ बात नोट करने वाली है। क्या होगा, अगर चल बीजाणु है और इसकी दीवार क्या है, पतली है, तब इसको कहते हैं जूस्पोर। और अगर बीजाणु अचल है और इसकी भित्ति पतली है, तब बच्चों इसको कहा जाता है एप्लेनोस्पोर। और अगर अचल बीजाणु है बट इसकी भित्ति मोटी है, तब इसको कहा जाता है हिप्नोस्पोर। कुछ और प्रकार के बीजाणुओं की जिक्र कर लेते हैं। जैसे जूस्पोर। जूस्पोर का एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास। यूलोथ्रिक्स भी है। वहीं पर स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। स्पोरेंजियम क्या होगा, ज़्यादातर राइजोपस की बात करें, यानी हम बात करें कवकों की, तो कवकों में एक पाउच होगा, उस पाउच के अंदर बीजाणु बनेंगे, वो स्पोरेंजियोस्पोर होता है। इसका एग्जाम्पल राइजोपस हो जाएगा। दूसरी तरफ कोनिडिया। कोनिडिया हमने पेनिसिलियम में देखा।
तो उसको कोनिडियोस्पोर या कोनिडिया भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पेनिसिलियम। वहीं पर हमने अमीबा में देखा स्यूडोपोडियोस्पोर। तो इस तरह से बीजाणु निर्माण हमारा खत्म हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की डिटेल चर्चा करेंगे।